Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the most important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But as usual, let's look at the comment box first and let's look at if you have any question with us also. So it's Karma ने पहला आंसर दिया, UTs with legislatures are Puducherry, Delhi and Jammu Kashmir. So in the previous class I asked you, इन इंडिया वी हैव 3 यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर में आपका स्टेट लेजिस्लेचर भी है, मतलब एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब आपकी गवर्नमेंट भी वहां पे होती है अपार्ट फ्रॉम द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहां पे ऐसी आपके 3 है, एक है आपकी पुडुचेरी, एक है आपकी दिल्ली और एक है आपका जम्मू एंड कश्मीर. सो 3 ऐसी आपके यूटीज हो गई. रिमेंबर, जस्ट बिकॉज इनके अंदर में स्टेट का लेजिस्लेचर, या मैं स्टेट बोल रहा हूं, यूटी लेजिस्लेचर्स और यूटी एग्जीक्यूटिव बोल सकता हूं मैं इनको, कि यहां पे ऑल दो एक लाइक एनी अदर स्टेट, यहां पर भी आपके चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और यहां पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है. इसका मतलब ये नहीं कि ये सब स्टेट्स हो गए, ये यूटीज विद लेजिस्लेचर है. इसके बाद 702 कृष्ण ने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करें. आई वेंट थ्रू ऑल द आंसर्स व्हिच ही हैज प्रोवाइडेड, ही और शी हैज प्रोवाइडेड, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन करेक्टली आंसर्ड. फॉर अदर्स बेनिफिट लेट मी टेल यू द आंसर्स आल्सो. आई आस्क यू, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस पर्टिकुलर बुक के लिए मिला था, या कौन सी उनकी सबसे प्राइज्ड बुक है? तो उनकी सबसे प्राइज्ड बुक है गीतांजलि, जिसके अंदर में बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं, बहुत सारी, और उसके बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज मिला था. एक इन्होंने स्टेट वाला यूटी वाला आंसर दिया. टेलीमानस, सो एक आपका जो इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ को लेके, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई आस्क यू दैट आल्सो. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने सही आंसर करा है. लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूट वाज द कैपिटल. आई आस्क, बेरूट किसका कैपिटल है? तो लेबनान की कैपिटल है बेरूट. आई आस्क यू, ब्यूरो ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये कहां पे लोकेटेड है? तो ये बेसिल में है. हमने प्रोजेक्ट नेक्सस के कंटेक्स्ट में ये बात करी थी. प्रोजेक्ट नेक्सस जो है आपका, सो अगेन प्रोजेक्ट नेक्सस आपका एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर है. सो इसके अंदर में आरबीआई इन्वॉल्व है आपके इंडिया से, एंड इसके अलावा आपके 4 कंट्रीज फ्रॉम आसियान वो इन्वॉल्व है. सो व्हाट यू हैव टू डू इन द कमेंट बॉक्स, यू हैव टू नेम द 4 कंट्रीज. ओके, 4 कंट्रीज, मैंने इसका आपको एक बार एक निमोनिक भी बताया हुआ है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे. 4 कंट्रीज आसियान की जो प्रोजेक्ट नेक्सस में इन्वॉल्व है, यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. राफेल नडाल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्पेन से करते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू चेक योर नॉलेज रिगार्डिंग दिस स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो, एंड आस्क यू कि ग्रैंड स्लैम्स होते हैं 4, उन चारों ग्रैंड स्लैम्स को किस किस टाइप के सरफेस पे खेला जाता है? एंड करेक्टली ही और शी हैज मेंशन ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन ऑन हार्ड कोर्ट, एक्रिलिक कोर्ट होता है आपका. फ्रेंच ओपन इज ऑन रेड क्ले कोर्ट के ऊपर पे होता है. विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे होता है. ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है आपका ये, इसके अंदर में ग्रैंड स्लैम्स में. इन चारों टूर्नामेंट्स के आपको इस साल के विनर्स मेंस और विमेंस के अंदर में पता होना चाहिए. एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स में, मेंस डबल्स का विनर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द इंडियन इज अ विनर. ठीक है. नोवेक जोकोविक इज द पर्सन जो आपके ऑल टाइम 3 ग्रेट प्लेयर्स जो है उसमें काउंट करे जाते हैं, नोवेक जोकोविच, और इनका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का, विच इज 24. सेकेंड नंबर पे आपके नडाल आते हैं विथ 22. WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन जिनेवा. 1950 में इसको क्रिएट किया गया था. UNEP जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से निकल के आई थी 1972 में, इसका भी हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया में. सो ऑल ऑफ द आंसर्स हैव बीन आंसर्ड करेक्टली. Okay, next user NB7AB7KW5G, please try to have original names so that एक interaction proper हो पाए. So I asked certain questions और इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सर we studied that वक्फ बोर्ड is 5th largest owner in India, but in an article of Hindu it was written that वक्फ बोर्ड is the 3rd largest land owner in India. So please tell which is correct. So एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, रीजन भी कि आप किस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को काउंट करोगे, उसी पे डिपेंड करता है कि वक्फ बोर्ड आपका 3rd हो जाएगा या 5th हो जाएगा. फॉर एग्जांपल डिटेल में समझाने के लिए आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बिफोर आल्सो, कि अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग रखता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को अलग रखता हूं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द लार्जेस्ट लैंड ओनर. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये लार्जेस्ट लैंड ओनर बन जाएगी इंडिया के अंदर में. और अगर मैं इनकी मिनिस्ट्रीज के हिसाब से आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, तो सबसे बड़ी जो डिफेंस, सबसे बड़ी जो लैंड ओनिंग आपकी मिनिस्ट्री होगी, इट वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड सेकंड नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आ जाएगी. सो बाय दिस लॉजिक अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस और रेलवेज को अलग रखता हूं, 4th पे आपके कैथोलिक चर्च का ग्रुप आ जाएगा और 5th पे आपका वक्फ बोर्ड आ जाएगा. एक न्यूज वक्फ बोर्ड की आज भी उसमें है, थोड़ी सी हम वापस से वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो रिमेंबर, अगर मैं इस तरह से देखता हूं तो 5 हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इन दोनों को अलग से कंसीडर ना करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता हूं तो वक्फ बोर्ड आपका 3rd हो जाएगा. सो अगेन
अगर क्वेश्चन के अंदर में थर्ड और फिफ्थ दोनों ही मेंशन है कि थर्ड भी है फिफ्थ भी है, सो आई वुड बेट ऑन फिफ्थ। ठीक है, मैं फिफ्थ को बेट करूंगा बिकॉज यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लैंड ओनरशिप है इट इज सेपरेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इन दोनों मिनिस्ट्री को रिमूव करके भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लार्जेस्ट लैंड ओनर मान सकता हूं। तो आई वुड से कि आप फिफ्थ को मार्क कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का क्वेश्चन है। प्रोबेबली अगर एग्जामिनर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, सो अगर वो अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ही विल मेक श्योर कि ही और शी विल मेक श्योर कि इस टाइप की जो इंट्रिकेसीज हो सकती है क्वेश्चन के अंदर में, उसको वो अपने क्वेश्चन के अंदर में कंसीडर करे और अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन को ड्राफ्ट करें। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है हाउ मेनी कंट्रीज हैव जॉइंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सो आईबीसीए ये एक आपका इंटरनेशनल अलायंस है, इसका एक फ्रेमवर्क है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। सो रिमेंबर दिस, कोई भी आप ऐसे अलायंस या कोई भी कोalition ऐसे क्रिएट करते हो तो उसके अंदर में उस पर्टिकुलर ट्रीटी का या उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का सिग्नेचर और रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सो ऑल्दो इसके अंदर में 96 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, बट इसका जो एग्रीमेंट है अभी तक सिर्फ 4 कंट्रीज ने साइन किया है। सो आई कैन से अभी इसके 4 ही मेंबर्स हैं। सो आईबीसी के अभी 4 ही मेंबर्स हैं, बट 96 कंट्रीज जो हैं, जो टाइगर रेंज एंड नॉन रेंज कंट्रीज हैं, आपकी बिग कैट रेंज कंट्रीज, नॉन कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे इसके मेंबर्स बनने के लिए एलिजिबल हैं। बट एज ऑफ नाउ जो पूरा रेटिफिकेशन प्रोसेस है कि यस वी आर बाउंड बाय दिस आईबीसी एग्रीमेंट, वो सिर्फ अभी 4 मेंबर्स कंट्रीज हुए हैं। तो ये 4 मेंबर्स कंट्री मैंने आपको बता दी हैं, बट टोटल आपका 96 रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द पैसेज किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है, यू शुड नो कि 96 कंट्रीज वुड बी आंसर इन दिस वे एंड 4 कंट्रीज वुड answer when it talks about the proper members of this IBCA. ओके, सो एक क्वेश्चन मुझे आपको सिंपली पूछना है कि ये जो IBC है, वी नो दिस इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर पे इसको लॉन्च किया गया था। सो आई वांट टू नो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस IBCA, इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा। ओके, इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सर मैक्सिमम सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मैक्सिमम सोलर एनर्जी प्रोडक्शन आर सेम और डिफरेंट। So yes, there is a difference between installed capacity and energy production, और इसमें सिंपल इतना ही डिफरेंस है कि आपने सोलर पैनल कितने लगाए हैं तो वो तो हो जाएगी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और उस सोलर पैनल से आप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हो ऑन एन एवरेज, वो क्या है। सो लेट्स से कि मैंने 10 पैनल लगाए हैं और उससे मैं सिर्फ 5 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, तो मेरी एनर्जी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10 सोलर पैनल्स की हो जाएगी, बट मेरी यहां पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्शन है वो मेरा 5 गीगावाट का है। सो इट इज एक्सपेक्टेड लेट्स से कि 10 पैनल से मैं 10 गीगावाट आर मैं एनर्जी प्रोड्यूस करूंगा, बट मैं कितनी कर रहा हूं, मैं 5 गीगावाट ही कर पा रहा हूं। सो ये तो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और ये है इसका मेरा एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये डिफरेंस होता है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सो आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहां पे है, बिकॉज प्रोडक्शन कई चीजों से उसका डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे क्लाउड कवर ज्यादा है, कहीं पे मॉनसून ज्यादा चल रहा है, तो वहां पे ऑब्वियसली चाहे आप पैनल्स बहुत सारे लगा लो, बट बिकॉज सोलर पावर वहां लिमिट हो जाएगी, सोलर एनर्जी जो है वो लिमिट हो जाएगी, इस वजह से प्रोडक्शन कम होगा। सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसके बाद इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम सोलर प्रोड्यूसर इन इंडिया इज गुजरात और राजस्थान। सो अगेन प्रोड्यूसर से मैं यहां पे मान रहा हूं, आप पूछ रहे हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी राजस्थान के अंदर में ही है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे मैंने कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए करी है। सो अगर मैं वर्ल्ड का पूरा डेटा लेता हूं और सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट कंसर्न कि कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, किसके ज्यादा पैनल्स आपके ज्यादा कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट व्हाट आई वांट इज कि सबसे ज्यादा गीगावाट्स के टर्म्स में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है। सो इस पर्टिकुलर लिस्ट के हिसाब से यू कैन सी कि अगर मैं कंट्री वाइज जाता हूं तो यू वुड सी कि यहां पे फर्स्ट पे आपकी चाइना है, सेकंड पे यूएसए एंड थर्ड पे इंडिया है। ठीक है, और गैप भी बहुत ज्यादा है, इंडिया को आराम से 5-6 साल लग सकते हैं और प्रोबेबली तब तक यूएसए और भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा। बट एज ऑफ नाउ वेरी रिसेंटली इन अगस्त ऑफ 2024 इंडिया हैज बिकम द थर्ड कंट्री विद द लार्जेस्ट सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो थर्ड नंबर पे इंडिया, सेकंड पे यूएसए, फर्स्ट पे चाइना। यू कैन सी द डिफरेंस आल्सो, चाइना के 710 गीगावाट की उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, सेकंड पे यूएसए जिसकी 200 प्लस 200 से 210 के बीच में है, और इंडिया रिसेंटली इसने जस्ट अभी जर्मनी को जंप किया है, जर्मनी की भी अराउंड 90 गीगावाट है, इंडिया के 90 पॉइंट समथिंग कुछ गीगावाट है, तो अब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आ चुका है।
सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। अब इफ आई आस्क यू कि इंडियन स्टेट्स में कौन सा है, सो आई गिवन यू द फर्स्ट टॉप 5 स्टेट्स, बट आई थिंक ये फर्स्ट 2 एटलीस्ट हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। बट फॉर योर रेफरेंस आई प्रोवाइडेड यू विद द 5 स्टेट्स। तो सबसे ज्यादा आपकी सोलर कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आई एम नॉट सेइंग पोटेंशियल भी राजस्थान में सबसे ज्यादा है कि सबसे ज्यादा आप कहां प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप पूरे राजस्थान में लगा दो तो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी यहीं प्रोड्यूस हो सकती है। और बिकॉज राजस्थान के अंदर में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस भी, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, डेजर्ट एरिया बहुत सारा है जहां पे आपका जो सोलर डेज जिनको कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सोलर कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी राजस्थान में सबसे ज्यादा है, उसके बाद गुजरात के अंदर में आती है। ठीक है, सो रिमेंबर इंडियन स्टेट विद सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में अभी सबसे टॉप पे राजस्थान है, सेकंड पे गुजरात है और उसके बाद बहुत सारे। ओके, ऑल्सो राजस्थान इज ऑल्सो द प्लेस जहां पे इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, जो है आपका भादला सोलर पार्क इन राजस्थान ओनली। तो भादला सोलर पार्क जो राजस्थान के अंदर में ही है, ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क भी है। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इन चीजों का। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे विद रिगार्ड टू सोलर कैपेसिटी। इसके बाद प्रणव सिंह रजावत ने आपके आंसर्स करे हैं, एंड आई वेंट थ्रू ऑल द आंसर्स व्हिच ही हैज प्रोवाइडेड एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन करेक्टली प्रोवाइडेड। इसके बाद स्टार BS2R ने भी आपके आंसर्स प्रोवाइड करे हैं एंड इन्होंने भी सारे ही आंसर्स आपके सही ही प्रोवाइड करे हैं। ओके, सो ऑल ऑफ देम हैव, जो भी एटलीस्ट जो लोग आंसर कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर आंसरिंग करेक्टली ओनली। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका कि आप आंसर करिए, प्लीज ट्राई टू आंसर देम बिकॉज इट विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग दिस स्टफ्स। ठीक है, ये याद करने में आपको बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद लूनर मॉथ 44 ने, इन्होंने भी सारे आंसर सही दिए हैं। पूर्वी बंसल, इन्होंने भी जो सारे आंसर्स दिए हैं आपके, ये भी सारे सही हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी आपने करे हैं इस बार किसी ने भी कोई भी गलती नहीं करी है। देवांश तथैया 4026 ने किया MIT ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स ऑन क्लैट POV। okay, and lunar moth is MIT on all important sports event possible। so all important sports event पे तो possible नहीं हो सकता एक साथ करना, but what we are doing is कि हम सारे important sports events को individually cover करें। जैसे पेरिस ओलंपिक्स का MIT आपका वेबसाइट, आपके क्लैट चैनल, आपके क्लैट के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है आपका, तो वो अपलोडेड है। ग्रैंड स्लैम्स में आपके अभी मैंने रिसेंटली सारे ग्रैंड स्लैम्स आपके कवर कर हैं एक पर्टिकुलर डेली न्यूज एनालिसिस में, उसको सेपरेटली भी बाद में कवर करा जाएगा, डोंट वरी। तो इस टाइप से आपके इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो हमने इंडिविजुअली आपके करे हुए हैं। इफ पॉसिबल होगा कि MIT एक साथ बना दी जाए तो MIT एक साथ भी बना दी जाएगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, सो माय एडवाइस वुड बी, अगर आप क्लैट प्रेप के स्टूडेंट हैं तो आपके क्लैट प्रेप की जीके मंत्रा है, उसमें से यूजुअली जब भी हम उनकी क्लासेस करते हैं जीके मंत्रा की, उसमें वी ट्राई टू एटलीस्ट प्रायोरिटाइज कि कौन सी डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किनको आपको डिटेल में पढ़ना है, किनको आप सिर्फ प्रैक्टिस सेकंड पे रख सकते हो। ठीक है, सो यूजुअली आप वहां से कर सकते हैं, बट स्टिल इफ वी फील लाइक कि यहाँ पे हमें एक MIT इसकी भी रिक्वायरमेंट है तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे। अदर्स कैन ऑल्सो गिव देयर ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स इफ दे से कि दे वांट अ पर्टिकुलर MIT ऑन इंपॉर्टेंट डेट्स ऑल्सो, सो वी विल स्टार्ट MIT ऑन इंपॉर्टेंट डेट्स ऑल्सो। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपकी MIT रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो यू विल गेट MITs ऑल्सो। ठीक है, ओके, सो अब हम आज के न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं। सो पहली न्यूज विच आई सेलेक्टेड इज from the Hindu newspaper as well as the Indian Express and is regarding the recent award of Nobel Prize for Economics। so Nobel Prize for Economics, अभी नोबल सीजन चल रहा है आपका, so आपके जितने भी नोबल प्राइजेस होते हैं सबको अभी अवार्डेड किया जा रहा है। अभी तक आपके सारे अवार्ड्स हो चुके हैं करीब करीब, आपका इकोनॉमिक्स का अवार्ड जो है वो अब इसमें अनाउंस करा गया है। सो इस बार 2024 के विनर्स कौन है, आपको विनर्स पता होना चाहिए और किस फील्ड में या किस चीज के लिए उन्हें दिया गया ये भी आपको आई थिंक आइडिया होना चाहिए। सो 3 लोग हैं, 3 इस पर्टिकुलर अवार्ड को शेयर करेंगे, तीनों के तीनों US सिटीजन्स ही हैं, तीनों ही US सिटीजन्स हैं आपके, डैरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। सो टिपिकल आपके इंग्लिश नेम्स हैं तीनों के तीनों। ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा अजीब लगा, पहले मैंने इसको एस मोगुल लिखा था, फिर मुझे आपके गूगल ने ही इसको करेक्ट करके एस मोगलू कर दिया। तो डेरिन एस मोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। अगेन नोबेल प्राइज एटलीस्ट 24 के जो विनर्स हैं इनके नाम आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनर ऑफ नोबेल 2024 इकोनॉमिक्स। 3 नाम दिए जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो चौथा नाम शायद किसी और को दे सकते हैं, किसी फिजिक्स वाले विनर का नाम रख सकते हैं। यू आर एक्सपेक्टेड टू नो कि इस बार के नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स क्या आ जाएगा।
सो यू शुड नो दिस कि जो आपके ओरिजिनल नोबेल प्राइज थे, जो बेसिकली आपके साइंस के फील्ड में प्रोवाइड करे जाते थे, उसके अंदर में नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज नॉट इंक्लूडेड। सो आपके नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में स्टार्ट हुए थे, बट आपका जो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स है ये ओरिजिनल नोबेल प्राइज का पार्ट नहीं था, एंड इट वाज ओनली इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1968। और पहला जो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स था वो 1969 में प्रोवाइड करा। सो रिमेंबर दिस क्या फॉर योर नॉलेज ओनली आई एम टेलिंग यू दिस कि एक्चुअल में इस जो पर्टिकुलर ये नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स जिसे हम बोलते हैं, इसका ऑफिशियल नेम नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स नहीं है, इसका ऑफिशियल नेम है आपका स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज। स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज जो बेसिकली आपका स्वीडन का जो आपका सेंट्रल बैंक है, जैसे आपका इंडिया का आरबीआई है, उसका जो सेंट्रल बैंक है उसने परपेचुइटी में एक विल बनाई हुई है आपका, और इस अवार्ड के लिए यहां से पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है इसको पहले स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज ही बोला जाता था, बाद में इसको ऑल्सो इट इज ऑल्सो नाउ नोन एज नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स ओनली। 1968 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, एंड फाइनली ये पर्टिकुलर अवार्ड देता कौन है? सो अगेन जस्ट लाइक योर फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो के या मेडिसिन का जो अवार्ड होता है, सिमिलरली ये अवार्ड भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ही यहां पे अवार्ड करती है, तो यही सेलेक्ट करती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर अवार्ड इन तीनों लोगों को किस चीज के लिए दिया गया है? सो इन तीनों लोगों ने स्टडी करी थी कि जो कंट्रीज हैं, लाइक देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो आपकी रिच है और रिच हमेशा ही रिच रहती हैं, कभी भी उनके अंदर में कुछ ऐसा डाउनफॉल नहीं आता है। यस, देयर वुड बी साइक्लिकल आपके अप एंड डाउन्स आपकी इकोनॉमी जो होते हैं, बट मेजरली आप अगर इसको वर्ल्ड ओवर कंपेयर करोगे विद अदर कंट्रीज, वो यूजुअली प्रॉस्पर कंट्री, प्रॉस्पेरिटी वहां पे रहती है। और कुछ कंट्रीज हैं जो शायद पहले रिच थी बट अब वो पुअर हो चुके हैं, एंड नाउ इट इज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बिकम अ डेवलपिंग और अ डेवलप कंट्री। तो यहां पे इन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के अंदर में कनेक्शन करा है कि जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशन से यहां मतलब है कि कंट्रीज के अंदर में लॉज कैसे फॉलो किए जाते हैं, रूल्स कैसे फॉलो किए जाते हैं, और ये जो इंस्टीट्यूशंस आपने क्रिएट करी ये प्रॉस्पेरिटी को किसी कंट्री में कैसे अफेक्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पे इन्होंने स्टडीज करी है डिफरेंट, इन्होंने कॉलोनियल टाइम से लेके आज तक के टाइम में डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी करा, एंड देयर दे फाइंड आउट कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन हाउ अ कंट्री improves a particular law situation, रूल्स को जितना इंप्रूव करती है उतना ही वो प्रॉस्पेरिटी में बेटर होता है। तो यहां पे इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जहां पे आप इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बनाते हो, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा इंडिया भी रहेगा, नॉट कि ये प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड है, बिकॉज आपके एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इनकी जो बुक आई थी जिसके बेसिस पे ये थ्योरम इन्होंने वहां पे सजेस्ट करी है, उसको काउंटर किया था। तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि हम यहां पे डेमोक्रेसी को पावर देते हैं, इंपावर करते हैं। डेमोक्रेसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है मतलब कि जितने भी लोग हैं इसमें वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन के अंदर में, वर्किंग के अंदर में इन्वॉल्व है। सो आप कह सकते हो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी आपकी बहुत ही सही से वर्क करेगी, वो सारे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहां पर इट इज एक्सपेक्टेड कि सूनर और लेटर ये प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करेंगे। सो यू वुड सी कि जो वेस्ट की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे यू वुड सी कि वहां पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं और वहां पे प्रॉस्पेरिटी है। ऑन द अदर साइड आपकी जो एक्सक्लूसिव आप अगर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हो, एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूजनरी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हो, विच यू कैन कंपेयर विद सिंपली डिक्टेटरशिप। तो अगर आप एक डिक्टेटरशिप में रहते हो, और जहां पे डिक्टेटरशिप में यूजुअली प्रॉब्लम क्या होती है, आप इसमें जो ऑटोक्रेसीज हैं, जैसे रशिया जो है, मैनी पीपल बिलीव कि पुतिन जो है वहां पे एक ऑटोक्रेसी चला रहे हैं, किसी की वहां पे प्रॉपर उसके अंदर में से नहीं है। पुतिन और उसका जो एक छोटा सा कबाल है, उसका जो एक छोटा सा ग्रुप है, सिर्फ वो ही उसके अंदर में। तो डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी होती है, वहां पे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं दे आर लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो वहां पे रिच और पुअर के अंदर में गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। तो यहां पे इन्होंने ये बोला कि यहां की जो कंट्रीज होती हैं सूनर और लेटर ये प्रॉस्पेरिटी को लूज कर जाते हैं। So Russia might be prosperous now, but in future very soon it might lose its prosperity because यहाँ पे inequality ज्यादा होगी, तो उस वजह से problems create हो सकती हैं। And the same is the case with African countries also। अफ्रीका के अंदर में केनिया जो है, और केनिया जो आपकी कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, और वहां पे आप देखोगे कि वहां इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस है। और उस सेम अफ्रीका के अंदर में आपकी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे आपके डिक्टेटरशिप है या ऑटोक्रेसी है, या वहां पर आपका वायलेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपकी एक्सक्लूजनरी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करी हुई है, और वहां पे प्रॉस्पेरिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो समझने का कंसेप्ट ज्यादा है, तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली कनेक्ट करा है प्रॉस्पेरिटी के साथ, कि अगर इंस्टीट्यूशंस अच्छी होती हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी भी होती है।
तो द एग्जाम्पल विच आई वाज गिविंग कि आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को काउंटर किया था कि इनकी जो थ्योरी है वो जस्टिफाइड नहीं होती है, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडिया, नॉट इंडिया, वर्ल्ड की सबसे दो आपकी पॉपुलस कंट्रीज का। इन्होंने एग्जाम्पल दिया चाइना का और इन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडिया का। बोला कि दोनों ही इसके उल्टे हैं, बिल्कुल इसके उल्टे हैं। इंडिया जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बना के बैठा हुआ है वहां पे तो आपकी इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखती है, और एट द सेम टाइम चाइना है जो एक ऑटोक्रेसी डिक्टेटरशिप है, यहां पे वन पार्टी रूल चलता है, वहां पे ये एक प्रॉस्परस कंट्री बन रहा है। सो उन्होंने ये एग्जांपल दिया था इस पर्टिकुलर थ्योरी को करने के लिए, बट एट द सेम टाइम उन्होंने उसी का अपना खुद का भी एक आर्गुमेंट भी दिया कि ठीक है, आई कैन बिलीव कि चाइना जो है अभी लास्ट 33 डेकेड्स के अंदर में 30-40 ईयर्स में ही इस टाइप से रिच हुआ है, प्रॉस्परस हुआ है, और इंडिया माइट बिकम अ प्रॉस्परस कंट्री इन द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। तो शायद ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है इनकी, ये शायद करेक्ट भी हो जाए, बट अगेन यू शुड नो कि इसका काउंटर क्या हो सकता है। सो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर में इस टाइप के क्वेश्चन अगर बन जाए, बाई चांस वो इकोनॉमिक्स पे बनाने का सोचें, तो इस टाइप से वो बनाना चाहेंगे इसको। ओके इसके बाद हम आते हैं इंडियन विनर। सो यू शुड नो अभी तक सिर्फ एक ही इंडियन पर्सन है जिसको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला है, और वो है अमर्त्य सेन। ओके सो इंडियन विनर्स जो अमर्त्य सेन है 1998 के अंदर में, इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर में आपका, तो इनका जो फील्ड था वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का था, डिफरेंट इन्होंने वर्क करें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के फील्ड के अंदर में, जिसके कंट्रीब्यूशन के लिए 98 के अंदर में अमर्त्य सेन को ये अवार्ड मिला था, एंड 99 के अंदर में इनको फिर भारत रत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करा था। सेकेंड विनर इंडियन विनर्स हम बोलते हैं इनको अभिजीत बैनर्जी, बट यू शुड नो दिस कि ही इज एन अमेरिकन सिटीजन, तो ये एक अमेरिकन सिटीजन है। सो अगर क्वेश्चन के अंदर में ऐसे आ जाए कि नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स कितने इंडियंस ने जीता है, सो आई वुड कंसिडर कि यहां पे वो इंडियन ओरिजिन पर्सन नहीं पूछ रहा है, वो यहां पे सिर्फ आपके इंडियन नेशनल्स पूछ रहा है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे अटेंशन टू द क्वेश्चन। सो अगर सिर्फ इंडियन विनर्स प्रॉपरली बात करी जाए, सो देयर हैज बीन ओनली वन इंडियन विनर, और ऑप्शन में वन ही नहीं हो, 2, 3, 4, 5 हो, तो यू नो कि तब तो 2 पे ही टिक करना है। अदरवाइज अगर वन भी ऑप्शन होगा तो और इंडियन पूछा जा रहा है, इंडियन ओरिजिन नहीं बात करी जा रही है, तो यहां पे सिर्फ देयर इज ओनली वन पर्सन जिनको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला है, और वो आपके अमर्त्य सेन हो जाएंगे। अगेन आई रिपीट, अभिजीत बैनर्जी जो ईस्टर डुफ्लो और एक और पर्सन के साथ 3 लोगों को इनका 2019 का इनको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला था इनका फॉर डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। ये आपके इंडियन सिटीजन नहीं है, ये आपके अमेरिकन सिटीजन है, ऑल्दो इंडियन ओरिजिन के। ओके सो ये है आपकी फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। इसके बाद नेक्स्ट केस पे आते हैं। अगेन इतना कोई इसमें जीके का क्वेश्चन नहीं, बट लेट्स वी शुड आल्सो हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ये पर्टिकुलर केस चल के रहा है। सो निज्जर केस, इंडिया कनाडा एक्सपेल डिप्लोमेट्स। सो अभी एक यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टेस्ट चल रहा है, और यहाँ पे इंडिया और कनाडा ने अपने जो उनके डिप्लोमेट्स थे उनको वापस रिकॉल कर लिया, इंडिया ने अपने वापस बुला लिए, और यहाँ की कनाडा के जो आपके डिप्लोमेट जो इंडिया में पोस्टेड है उन सबको वापस से एक्सपेल कर दिया, उनको वापस उनको लास्ट डेट प्रोवाइड कर दिया कि दे हैव टू मूव बैक टू कनाडा। तो यहां पे ये पर्टिकुलर अप्रोच क्यों स्टार्ट हुआ है? बिकॉज यहां पे आपके कनाडा की गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो आपके इंडियन एम्बेसडर जो कनाडा है और कुछ आपके बिजनेस आपके वहां के इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। सो इन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म यूज करा है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। सो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ऑल्दो वी हैव नॉट arrested a particular person, we have not done any official inquiry against a person, हम officially कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, but they are under suspicion, वो suspect हैं, they are under suspicion है वो। सो ये भी दो सॉवरेन कंट्रीज के बीच में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ऐसे बड़ी पावर्स है, उनके बीच में एक कंट्री के ऑफिशियल्स को आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अगर कॉल करते हो तो ये भी एक बड़ी बात होती है। सो इस वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, इसका स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स दिया, एंड यहाँ पे उन्होंने कनाडा के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको वापस एक्सपेल कर दिया। सितंबर के अंडर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था आपका, बट नवंबर, बाय द टाइम ऑफ नवंबर लास्ट ईयर आपकी वापस से थिंग्स नॉर्मल हो गई थी। बट अगेन यहाँ पे कुछ टाइम पहले जस्टिन ट्रूडो ने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि हम इंडिया के साथ वर्क करेंगे, एंड फाइनली फिर से ये कुछ चेंज हुआ है। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रेट वर्ड्स में वहां पे कनाडा को रिस्पॉन्ड दिया है कि यहाँ पे ये आपकी लोकल या डोमेस्टिक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, बिकॉज आपके जो सिख डायस्पोरा है आपका कनाडा के अंदर में, वो एक बड़ा वोट बैंक है। वहां पे कुछ सिख एलिमेंट्स हैं जो खालिस्तान की डिमांड भी करते हैं, एक सेपरेट सिख लैंड की बात करते हैं, वो बहुत ही वहां पे एक्टिव भी हैं और बहुत ही पावरफुल भी हैं। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी भी है उनकी जो
2 से 3% ही शायद वोट शेयर रखती हो, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर प्रोवाइडिंग मेजॉरिटी टू जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट। तो इस वजह से उनका पॉलिटिकल इंफ्लुएंस भी है। तो यहाँ पे एक तो पर्सन है हरदीप सिंह निज्जर, जिनको लास्ट ईयर में असैसिनेट कर दिया गया था, एंड वहां पे कनाडा सेड कि इनके पास में क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनको मिली है फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज ऑफ फाइव आइज इंटेलिजेंस। फाइव आइज एक ग्रुपिंग है, आपको फाइव आइज पता होना चाहिए। तो 5 आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं उसके जो 5 मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स है, और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं एक दूसरे से। तो इट हैज बीन स्टेटेड समवेयर एल्स कि यूएस ने यहां पे कनाडा को यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि हरदीप सिंह निज्जर के केस में इंडियन ऑफिशियल शायद डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो 5 कंट्रीज फाइव आइज इंटेलिजेंस की आपको पता होनी चाहिए, वेरी इजी टू रिमेंबर। यूएस और यूके जो आपके ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं आपके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली इन सिक्योरिटी केसेस, तो यूएस यूके ने ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यहां से ओरिजिनेट करा था। बाद में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इन्होंने ऐड करा इसके अंदर में, और 5th कंट्रीज में कनाडा हो जाएगी। 5 आपकी एंग्लो सेक्शन कंट्रीज हैं आपकी, उस पर्टिकुलर मेजरली उसी एथनिसिटी के लोग हैं इसके अंदर में, और इन 5 कंट्री ने फाइव आइज इंटेलिजेंस करा और यहां पे ये इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। सो यहां पे फाइव आइज इंटेलिजेंस इसलिए भी न्यूज में आ गया बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ग्रुपिंग है, और इसका इन्वॉल्वमेंट हरदीप सिंह निज्जर केस के अंदर में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पे हुआ कि आपके जो इंडियन आपके ऑफिशियल्स हैं दे वर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस। इसके अलावा एक और पर्सन का नाम बहुत बार आप सुनेंगे, वो है गुरपत पंत सिंह पन्नू। तो ये एक आपके डुअल सिटीजन है यूएस और कनाडा के। सो कुछ कंट्रीज हैं जो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हैं। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डस इंडिया प्रोवाइड, क्या इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है क्या? सो आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो दिस कि क्या इंडिया डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके गुरपतवंत सिंह पन्नू है ये यूएस में बेस्ड है, बट इनके पास यूएस और कनाडा दोनों ही कंट्रीज की यहाँ पे सिटीजनशिप है। तो यहाँ पे ये भी खालिस्तान की डिमांड करते हैं, ये भी एक सेपरेट सिख लैंड की बात करते हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो ये पर्टिकुलर खालिस्तान की डिमांड करते हैं इसमें दे वॉन्ट अ खालिस्तान फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ पंजाब ओनली। सो आपका जो पंजाब रीजन है जहां पे आपके सिख रहते थे या रहते हैं, मेजरली पंजाब जो रीजन है इसका पहले आपका सेंटर होता था लाहौर, एंड यू नो दिस कि लाहौर जो है आपका पाकिस्तान के अंदर में, और पंजाब जो है ये लार्जेस्ट प्रोविंस है आपका वहां पाकिस्तान का। बट यहां पे ये दोनों ही पर्सन या खालिस्तान की जो डिमांड आपके इंटरनेशनली करते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ इंडियन पंजाब रीजन की इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के पार्ट्स को मिला के दे वांट अ खालिस्तान, दे डू नॉट वांट खालिस्तान फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। तो यहां पे ये क्वेश्चन भी कई बार आता है या ये एलिगेशंस भी इनके अगेंस्ट में आती है कि मे बी दे आर सपोर्टेड बाय आईएसआई जो आपकी जस्ट लाइक रॉ आपकी इंडिया की एजेंसी है आईएसआई। तो आई एम नॉट टेलिंग यू द फुल फॉर्म बिकॉज आई वांट यू टू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ आईएसआई। सो पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है ये शायद इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड करती है, सपोर्ट करती है, इस वजह से ये लोग इस टाइप से एक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इनके अगेंस्ट में भी इट इज एलिजेड कि इनके अगेंस्ट में भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था। बट जो यूएस की इंटेलिजेंस अथॉरिटीज हैं, आपकी फाइव आइज अलायंस की जो अथॉरिटीज हैं, दे कम टू नो अबाउट इट बिफोर दिस पर्टिकुलर असैसिनेशन अटेम्प्ट कुड बी कंप्लीटेड, और इन्होंने फाइनली एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करा एंड देयर दे फाउंड आउट कि यहां पर भी दे हैव एलिजेड कि यहां पर भी शायद इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। तो यहां पे आपके ये 2 पर्सन्स हैं जो आपके इस पर्टिकुलर केस के अंदर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हरदीप सिंह निज्जर और आपके गुरपतवंत सिंह पन्नू। ठीक है, सो जस्ट नो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ बैकग्राउंड ऑफ दीज 2 केसेस। तो अगर कहीं पे आए तो यू नो कि एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सितंबर रिटेल इन्फ्लेशन एट 9 मंथ हाई ऑफ 5.5% एज फूड प्राइसेस राइज एट 9.2%। सो अगेन ये डेटा जो है ये आपका मंथली और आपका क्वार्टरली इस तरीके से आता रहता है, तो डेटा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग होना कि एक्चुअल में रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन या फिर मैं आपसे पूछूं होलसेल इन्फ्लेशन ये होता क्या है। सो रिटेल इन्फ्लेशन और कंज्यूमर इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एक ही बात होती है, और एज द नेम सजेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन जो एकदम कंज्यूमर के पास पहुंच के आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से फैक्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस हुई, फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हुआ है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होके होलसेलर के पास जाएगी और होलसेलर के पास वो रिटेलर के पास जाएगी और फाइनली फिर उसको कंज्यूमर बाय करेगा।
सो यहां से लेके यहां तक बहुत जगह पे कुछ वैल्यू एडिशन होगा, यहां पे कुछ कॉस्ट भी एडिशन होगा, यहां पे सब अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करेंगे। सो फाइनली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब रिटेल से वो कंज्यूमर के पास जा रही है, यहां पे क्या इंक्रीज इन प्राइस है, लेट से यहां तक रिटेलर के पास आते आते या फैक्ट्री में वो चीज 10 रुपए की स्टार्ट हुई थी, होलसेलर के पास 15 की, रिटेलर ने 20 में इसको सेल किया है। तो यहां से लेके यहां तक मतलब 10 रुपए से 20 रुपए कितना प्राइस का इंक्रीज हुआ है। लेट से लास्ट ईयर ये 20 रुपए था और इस साल अगर ये 25 रुपए हो चुका है, तो ये जो इंक्रीज इन प्राइसेस है आपका, ये क्या है, ये रिटेल इन्फ्लेशन शो करता है कि आपका जनरल इंक्रीज इन प्राइस क्या हुआ है आपका एट द लेवल ऑफ रिटेलर, यानी लास्ट स्टेज पे आके क्या चेंज हुआ है। सो रिमेंबर, ये जो सीपीआई आपका इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, उसके थ्रू ये ट्रैक किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, सो हम कुछ प्रोडक्ट्स के बास्केट ऑफ गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्ट एक बास्केट बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विस को इंक्लूड करते हैं और हम देखते हैं कि इनकी प्राइस इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जांपल कि मैं उस पर्टिकुलर बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर में जो डेली मेरे सीरियल यूज होते हैं, राइस हो गया, मेरा व्हीट हो गया, इन सबको मैं इंक्लूड कर दूंगा, मैं मिल्क की प्राइसेस में इंक्लूड कर दूंगा, मेरे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी इसके अंदर में पार्ट होती हैं। तो जो नॉर्मल सर्विस, एजुकेशन सर्विस एक्सेट्रा, जो यूजुअली हर कोई यूटिलाइज करता है, उन सबका मैं एक बास्केट बनाऊंगा। अब मैं ये देखूंगा कि एज कंपेयर टू माय बेस ईयर ऑफ 2012 के अक्टूबर के मंथ में, उस टाइम में इस पर्टिकुलर बास्केट का क्या प्राइस था और आज उसका प्राइस क्या हो चुका है, और अकॉर्डिंगली जो इंक्रीज इन प्राइस है, परसेंटेज इन प्राइस इंक्रीज है, मैं वो यहां पे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस तरह से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो आपका आरबीआई की कमिटी है, जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। सो जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन एज पर योर सीपीआई इंडेक्स। और सीपीआई कई तरह का होता है, बट ये सीपीआई कंबाइंड, रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सेट्रा सबको कंबाइन करके जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है, उसको ये कैलकुलेट करता है। रिमेंबर, इसके अंदर में गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस को इंक्लूड किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और इसका बेंचमार्क या बेस ईयर क्या है, बेस ईयर इज 2012, यानी मैं 2012 में क्या प्राइसेस थी अक्टूबर मंथ में, उसको आज से कनेक्ट कर रहा हूं, जिसके हिसाब से सितंबर का रिटेल इन्फ्लेशन मेरा 5.5% एज कंपेयर टू 2012 का सितंबर मंथ। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय एनएसओ। सो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, एनएसओ का फुल फॉर्म, इफ यू नो यू कैन राइट डाउन द फुल फॉर्म एंड यू हैव टू टेल मी द मिनिस्ट्री अंडर विच इट फंक्शंस। सो टेल मी द मिनिस्ट्री अंडर विच योर एनएसओ फंक्शंस। ओके, इसका फुल फॉर्म बताइए और इसका ओके, आई आल्सो वांट टू नो कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी बता सकते हैं आप एनएसओ का। ठीक है, इसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो इसी पर्टिकुलर चीज में रेदर देन मैं रिटेल लेवल पे, मैं होलसेल लेवल पे, तो मैं ये देख रहा हूं कि अभी यहां पे रिटेलर या मैं चेन को छोटी कर रहा हूं और आई जस्ट वांट कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है होलसेलर के पास पहुंचते पहुंचते ही वो क्या इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर पे आता है, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, तो सिर्फ गुड्स के लिए होता है आपका ये। और होलसेल स्टेज के ऊपर पे, यानी फैक्ट्री से होलसेलर तक का ही जो लेवल है वहीं पे मैं कैलकुलेट करता हूं। मैं रिटेल लेवल पे उनके प्रॉफिट मार्जिन को ऐड नहीं करता हूं, कंज्यूमर के लेवल पे मैं चेक नहीं कर रहा हूं यहां पे। अगेन इसका भी बेंचमार्क 2012 है। रिमेंबर, अगर आपको कहीं पे गेस भी करना हो किसी भी इंडेक्स के लिए, सो बेस ईयर के लिए आप 11-12 पे ही टिक करें, अनलेस कहीं पे कुछ और हो सकता है तो। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनलाइक आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो एनएसओ निकालता है, ये जो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स है, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है, वो इसको कैलकुलेट करता है। सो रिमेंबर, आपका जो सीपीआई इंडेक्स है वो तो एनएसओ कैलकुलेट करता है, बट आपका जो डब्ल्यूपीआई इंडेक्स है ये आपका एनएसओ नहीं कैलकुलेट करता, इट इज कैलकुलेटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच इज द ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सो रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स या होलसेल इन्फ्लेशन होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए, रेदर देन ये परसेंटेजेस क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पे आते हैं कांग्रेस फ्लैग्स रिमूवल ऑफ वार्निंग फ्रॉम फोर्टिफाइड राइस पैकेट्स। सो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पिछले साल ही एक डिसीजन लिया था जिसके अंदर में डिसाइडेड कि हम राइस जो होती है आपकी, जो एक स्टेपल क्रॉप है आपका, जो रेगुलरली हर कोई कंज्यूम करता है, उसको फोर्टिफाइड किया जाएगा, फोर्टिफिकेशन किया जाएगा। और फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट सिंपली मीन्स कि आप इसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हो आप राइस के अंदर में। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर में आप फॉलिक एसिड, आयरन को इंक्रीज करने के, प्लस विटामिन B12 जो है
उसको उन दो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को आप ऐड करोगे, राइस के साथ मिक्स करोगे, आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करोगे और उसको मिक्स करके राइस को फोर्टिफाइड करोगे, सो दैट कि अगर कोई इस फोर्टिफाइड राइस को बाय करता है तो उसके साथ में उसकी जो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है उसको भी वो फुलफिल करे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क यू इज कि वर्ल्ड का ही पूछ लेते हैं, इंडिया का भी वही है, वर्ल्ड का पहला फोर्टिफाइड फूड कौन सा था, फूड आइटम कौन सा था, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट फोर्टिफाइड फूड आइटम कौन सा था? आई वांट टू नो दिस फ्रॉम यू ऑल। तो यहां पे इस पर्टिकुलर चीज को अब हम राइस के अंदर भी करें, इट इज नॉट द केस कि सिर्फ एक दो ही, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम ऐसे फोर्टिफाई करते हैं सो दैट लोगों के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो उनके कमी होती है बॉडी में, इवन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसको हम इस तरीके से फुलफिल कर पाए। ठीक है, बट यहां पे कांग्रेस ने क्वेश्चन उठाया कि बेसिकली जो ये फोर्टिफाइड आपके राइस प्रोडक्ट्स होते हैं इस पे एक वार्निंग लिखी हुई आती थी, उस वार्निंग को अब गवर्नमेंट रिमूव कर रही। अब ये वार्निंग एग्जैक्टली क्या होती थी? सो यू शुड नो दिस कि फोर्टिफिकेशन ऑल्दो जनरल पॉपुलेशन को तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बट अगर कोई इम्यूनो डिफिशिएंट है, किसी की अगर इम्यूनिटी वीक है, और या फिर किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल someone is susceptible to blood cancer, थैलेसीमिया, सो जिनको ब्लड कैंसर या थैलेसीमिया होता है उनकी बॉडी आयरन को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उससे उनको आयरन पॉइजनिंग हो सकती है, आयरन पॉइजनिंग हो सकती है एंड इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर देयर, इट कैन इवन लीड टू देयर डेथ ऑल्सो। सो पहले उस पर एक वार्निंग आपका साइन लिखा हुआ, एक वार्निंग आपका पूरा लिखा हुआ था वार्निंग पूरा वहां पे, बट उस वार्निंग को रिमूव किया गया। तो कांग्रेस ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेज करा है कि इज द गवर्नमेंट नॉट कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द पुअर पीपल जो फाइनली इसको कंज्यूम करेंगे, एंड इट इज वेरी कॉमन अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन में इस टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, जिसमें इट माइट बी द केस कि जो आपके जो ट्राइबल्स हैं उस पर्टिकुलर आयरन को डाइजेस्ट ना कर पाए, और रेदर देन गिविंग सम बेनिफिट टू देम, यहां पे उनको शायद कुछ हार्म भी हो सकता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट अबाउट फोर्टिफाइड राइस ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट न्यूज में मूव करते हैं। ऑन सैमसंग वर्कर्स राइट टू यूनियनाइज। सो आपका तमिलनाडु के अंदर में आपकी सैमसंग की एक फैक्ट्री है और वहां पे आपके जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं दे वांट टू क्रिएट अ ट्रेड यूनियन। सो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अगर ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं तो उनको बनाने में प्रॉब्लम क्या है? तो समझिए यहां पे कोई भी कंपनी ये नहीं चाहता कि एक ट्रेड यूनियन क्रिएट हो, बिकॉज ट्रेड यूनियन बनाने के बाद जो पर्टिकुलर यूनियन होती है वो वर्कर्स होते हैं, उनके पास में थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पावर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन का काम होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की पावर उनके पास में आ जाती है। इट इनेबल्स कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो आप सिंपल इस एग्जाम समझिए कि लेट्स से आप एक 10,000 आपके वर्कर्स हैं वहां पे, और हर एक वर्कर को जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेगोशिएट करना है सेपरेटली, यानी इंडिविजुअली आप जाएंगे, आप अपनी कंपनी के साथ नेगोशिएट करेंगे। सो अगर कंपनी को अच्छा लगता है तो आपका जो पैकेज होगा वो बढ़ा देगा या कम कर देगा। बट यहां पे आप समझ पा रहे हैं कि दोनों के बीच में पावर का जो गैप है वो कितना है। देयर इज अ कंपनी जो इतनी पावरफुल है, इतने सारे लोगों को यहां पे हायर करके बैठी है, और दूसरे साइड में एक एम्प्लॉय या एक वर्कर है जो प्रोबेबली एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करता है, और यहां पे ये नेगोशिएट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहां पे पावर डायनामिक्स है वो बहुत ज्यादा फेवर में उस कंपनी के। तो यहां पे जब आप ट्रेड यूनियंस क्रिएट करते हो, यहां पे ये एक इंडिविजुअल नहीं, सारे के सारे जो हैं वो पूरे के पूरे एक साथ कंपनी के साथ नेगोशिएट करते हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो रिमेंबर दिस कि ट्रेड यूनियन का एक बड़ा पर्पस होता है, द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रेड यूनियन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग ओनली, यही मेन पर्पस होता है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही? सो सैमसंग के कुछ यहां पे इश्यूज है। सैमसंग ये कह रहा है, एक तो इन्होंने जो नाम यूज कर रहे हैं उसमें ये सैमसंग वर्ड यूज कर रहे हैं जो हमारे ट्रेडमार्क का ब्रीच है, उस पर्टिकुलर चीज पे भी आर्टिकल है। तो यहां पे सिंपल सा ये है कि ट्रेडमार्क का ब्रीच तब होता है जब जो आपका कंपटीटर है या आपके जो अगेन जो उस ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है वो इसको मिसयूज कर रहा है, वो या फिर उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। यहां पे आप एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो और ये फेयर यूज है यहां पे, सो प्रॉब्ली ट्रेडमार्क का यहां पे ब्रीच नहीं हो रहा है। मोर ओवर यहां पे ट्रेड यूनियन बनाने की परमिशन भी नहीं मिल रही है, बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में ये प्रोवाइडेड नहीं था। बट उसके काउंटर में यहां पे हमारे पास कई आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ काउंटर्स देता हूं कि इन पर्टिकुलर वर्कर्स का यूनियनाइज करने का राइट कहां से आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट इनका कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव होता है। आपके एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 19(1)(c). तो यहां पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल आ गया, तो ये आर्टिकल लीगल रीजनिंग के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो एक बार समझ लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस पर्टिकुलर लेट्स से इसी पर्टिकुलर फैक्चुअल सिचुएशन में आपको लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाए तो।
सो 19(1)(c) के अंदर में आपको एसोसिएशन और यूनियन बनाने का राइट प्रोवाइड करा हुआ है और आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर करा हुआ है BR सिंह वर्सेस ऑफ इंडिया के अंदर में कि एवरीवन हैज अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और स्टेट इसको अनरीजनेबली रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है। देयर आर स्पेसिफिक ग्राउंड्स व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड जिनके बेसिस पे आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सो 19 क्लॉज 4 के अंदर में 19 क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 4 उसके अंदर में इसके रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड है और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है आपके पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपको ट्रेड यूनियन की पावर को रिस्ट्रिक्ट करना है, नहीं बनाना देना चाहते हो आप, तो उसके ग्राउंड पब्लिक ऑर्डर हो सकते हैं कि यहां पे कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इमोरल टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन है इस काम के लिए बनाई जा रही है जो एक इमोरल पर्पस हो सकता है, या फिर ऐसी ट्रेड यूनियन को हम अलाउ करेंगे तो इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को यहां पे हार्म होगा। तो अनलेस आप इन तीन में से कोई जस्टिफिकेशन दे पाते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रेड यूनियन बनाने के लिए स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। और ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए आपका लीगल राइट भी प्रोवाइडेड है जो आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, जो ये कहता है कि अगर कहीं पर भी 7 लोग एग्री करें, सो मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ ट्रेड यूनियन। सो ऐसा नहीं है कि 10,000 की फैक्ट्री है तो उसके अंदर में कम से कम 5-6 हजार लोग होने चाहिए, केवल 7 लोग मिलकर भी अपनी एक ट्रेड यूनियन को क्रिएट कर सकते हैं। ये उनका एक लीगल राइट भी है, सो फंडामेंटल राइट भी है और ये एक लीगल राइट भी है। अब यहां पे मैंने आपको एक पॉइंट तो बता दिया कि इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आपके सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये भी क्लैरिफाई करा है, आपके सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये भी क्लैरिफाई करा है कि अगर आप कोई ट्रेड यूनियन क्रिएट करते हो, अगर आप ट्रेड यूनियन क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। ऑल्सो ट्रेड यूनियन अगर आपने क्रिएट करी, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है, बट ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आप जो मेथड यूज करते हो, सो मेथड्स टू कलेक्टिवली बार्गेन या मेथड्स टू फुलफिल द रीजन व्हाई यू हैव क्रिएटेड अ ट्रेड यूनियन, दे शुड बी ऑल लीगल ओनली। कुछ भी आप इलीगल नहीं कर सकते हो, आप किसी और कंपनी के या कंट्री के लॉस को ब्रीच नहीं कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है उनको ब्रीच नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इट माइट बी प्रोवाइडेड या इट इज प्रोवाइडेड ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंदर में कि अगर आपको कोई स्ट्राइक करनी है या आपको कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक या आपको वर्क स्टॉप करवाना है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए नोटिस देना पड़ेगा, आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए पहले कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहां पे स्ट्राइक जा सकते हो। और अगर उसके बाद स्ट्राइक आप ब्रीच करके अगर आप स्ट्राइक करते हो तो आपका कोई यहां पे फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेसिफिकली आऊं कि क्या जो ट्रेड यूनियंस होते हैं या इंडिया में कोई भी पर्सन है, क्या उसके पास में राइट टू स्ट्राइक होता है? सो रिमेंबर दिस, इंडिया के अंदर में राइट टू स्ट्राइक एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ये राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आई विल करेक्ट माई सेल्फ, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेड यूनियन मेरा फंडामेंटल राइट है तो स्ट्राइक करना, उसी के थ्रू तो मैं कलेक्टिवली बार्गेनिंग करूंगा। अगर मेरी कंपनी बात नहीं मानती तो मेरे पास ऑप्शन ही है स्ट्राइक करने के अलावा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा हुआ है कि जो राइट टू स्ट्राइक है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका एक लीगल राइट है, ये आप लीगल राइट है। सो जब तक आप लॉ के अंदर में, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है आपका 1947 का और प्लस आपका जो ट्रेड यूनियंस एक्ट है, जब तक आप उसके दायरे में काम कर रहे हैं तब तक तो आपका वो राइट एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप उसको ब्रीच करते हो तो आपका वो राइट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अब इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आपको हिस्ट्री की, कि इंडिया के अंदर में हिस्ट्री क्या रही है। सो महात्मा गांधी 1920s में ही वो आपके इंडिया में आए थे और यहां पे आपके 1918 में उन्होंने अपना सत्याग्रह को एक जगह यूज भी किया था। सो अहमदाबाद में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स का, सो इट वाज अ हब ऑफ टेक्सटाइल मिल्स। तो वहां पे क्या था, गुजरात के अंदर में उस एरिया में, बॉम्बे के एरिया में प्लेग हुआ था। तो वहां पे बहुत सारे जो आपके वर्कर्स थे दे वर गोइंग बैक टू देयर विलेजेस। तो वहां पे अहमदाबाद के मिल ओनर जो थे उन्होंने क्या कहा कि जो लोग आपके यहाँ टेक्सटाइल मिल्स में रुकेंगे उनको मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट प्रोवाइड करूंगा, उनको कुछ बोनस प्रोवाइड करूंगा। बट जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ उसके 1-1.5 महीने में जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल हो गई, प्लेग जो था वो जा चुका था। तो यहाँ पे अहमदाबाद के मिल ओनर्स ने अपना जो एक्सटेंशन बोनस देना था उसके लिए मना कर दिया। तो यहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे आ गए।
तो यहां पे महात्मा गांधी केम इन बिटवीन और यहां पे उन्होंने नेगोशिएशन करा मिल ओनर्स के साथ, और उन्होंने वहां पे नेगोशिएट करके बोला कि आपने अगर 40% बोला तो 40% नहीं, आप यहां पे 25% कर दीजिए, और यहां पे मिल ओनर्स भी एग्री हो गए और यहां पे जो मिल स्ट्राइक थी वो भी एंड हो गई। तो अगर आपका ट्रेड यूनियंस को, ऑल्दो यहां पे हम तक यूनियनाइज नहीं कर पाए, 26 में आपका एक्ट आया है, 1918 में हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग की क्या पावर हो सकती है वो हमने यहां पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर में ऑब्जर्व करी थी विद द हेल्प ऑफ महात्मा गांधी। तो यहां पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट भी, बिकॉज ये चीज न्यूज में है तो उससे कनेक्ट होकर हिस्ट्री की ये भी पूछी जा सकती है। ओके, तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग ट्रेड यूनियंस। इसके बाद आते हैं हम हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। अटैक्स अगेंस्ट यूएन पीस कीपर्स मे बी वॉर क्राइम्स, यूट्रस वॉन्स इजराइल। सो आपके एंटोनियो यूट्रस जो आपके यूनाइटेड नेशंस के अभी सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने यहां पे इजराइल को वॉर्न किया है कि अगर आप यूएन पीस कीपर्स के अगेंस्ट पे अटैक करोगे तो वो शायद वॉर क्राइम्स की डेफिनेशन में फॉल कर सकता है। सो वॉर क्राइम जो होता है ये एक टाइप ऑफ क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर में वॉर क्राइम में ये काउंट होता है। तो ये जो वॉर क्राइम्स हैं ये आपके प्रोहिबिटेड हैं। अगर कोई कंट्री या कोई पर्सन वॉर क्राइम्स करता है तो उनको आप इंडिविजुअली या कंट्री के अगेंस्ट कलेक्टिवली आप जिनेवा एक्शंस और रोम स्टैट्यूट के अंदर में, रोम स्टैट्यूट 1998 के अंदर में आप एक्शन ले सकते हो। आई एम श्योर रोम स्टैट्यूट 1998 पढ़ के आपको एक इंस्टीट्यूशन दिमाग में आ रही होगी। सो यू हैव टू टेल मी, रोम स्टैट्यूट 1998 के बेसिस पे आपने कौन सी इंस्टीट्यूशन क्रिएट करी है? ठीक है, सो कंट्रीज, नॉट कंट्रीज, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रोम स्टैट्यूट 1998 के थ्रू अपनी पावर डिराइव करती है? इसके अलावा आपके ऐसे 4 जिनेवा कन्वेंशन है जो बेसिकली वॉर टाइम के अंदर पे, पीस टाइम के अंदर में आपको कैसे बिहेव करना है सिविलियंस के साथ, आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ, ऐसे हमने जिनेवा कन्वेंशन 1949 में क्रिएट करे थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में, स्पेसिफिकली 2 के अंदर में बहुत सारे सिविलियंस के, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के जो राइट्स होते थे उनका बहुत ज्यादा टॉर्चर और ब्रीच किया गया था, इसलिए हमने जिनेवा कन्वेंशन क्रिएट करे। सो वॉर क्राइम जो है ये दोनों के अंदर में एक प्रोहिबिटेड एक्ट है। सो यहां पे आपके इजराइल ने, इट वाज रिपोर्टेड कि इजराइल ने आपके यूएन पीस कीपर्स का जो एक प्लेस था वहां पे जाके अटैक किया था, तो उसके अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर वार्निंग प्रोवाइड करिए। सो यूएन पीस कीपर्स कौन होते हैं? सो एक वन लाइनर आपके लिए इंपॉर्टेंट, यूएन पीस कीपर्स को हम ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जानते हैं, सिंपली बिकॉज उनका जो हेलमेट का कलर है वो लाइट ब्लू कलर का होता था। तो ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बैरेट्स इनके ये यूज करते हैं, इसलिए यूएन पीस कीपर्स को हम ये भी बोलते हैं। तो ये पर्सनल्स होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस डिप्लॉय करता है। सो कोई कंट्री नहीं डिप्लॉय करती है, यूनाइटेड नेशन डिप्लॉय करता है इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। और पहला जो यूएन पीस कीपिंग मिशन था, पहला जो यूएन पीस कीपिंग मिशन था वो मिडिल ईस्ट में ही था। सो फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन जो था वो कहां पे हुआ था? यू हैव टू मेंशन, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू अ हिंट। तो पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन कहां पे हुआ था? तो यूएन ने अपने खुद के सारे कंट्रीज अपनी कुछ फोर्सेस को इसके अंदर में भेजती हैं और वो सब जाते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर में और ट्राई करते हैं कि जो दो आमने सामने आर्म फोर्सेस, आर्मीज हैं दोनों कंट्रीज की, वो प्रॉपर वॉर पे ना है। ठीक है, इसके बाद यूएन पीस कीपिंग मिशंस को ऑथराइज कौन कर सकता है? सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमेंबर, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो होता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नहीं कर सकती है, इट इज डन बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंडर यूएन चार्टर। यूएन चार्टर है जो यूनाइटेड नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका चैप्टर 6 और 7 है, 6 और 7 है, जिसके अंदर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए ये पावर प्रोवाइड करी हुई है कि वो किसी भी जगह में पीस कीपिंग ऑपरेशंस को वहां पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगा। अपोजिशन वॉक्स आउट ऑफ मीटिंग ऑन वक्फ बिल। सो वक्फ बिल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो वन क्वेश्चन आई हैव जस्ट इंक्लूडेड दिस न्यूज बिकॉज आई वांट टू नो कि आपको याद है क्या जो ये वक्फ बिल के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, जो आपने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है ऑन वक्फ बिल, इसका हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ दिस? इसको हम और डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू फील लाइक यू वांट अ डिस्कशन ऑन वक्फ बिल अगेन, मेंशन इट कमेंट बॉक्स, नेक्स्ट क्लास में वक्फ बिल को फिर से डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज यू जस्ट हैव टू टेल मी कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपने वक्फ बिल के लिए क्रिएट करी है उसको हेड कौन कर रहा है? ओके, एक और वन लाइनर। सो आई स्टार्टेड इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेटिंग वन लाइनर्स आल्सो बिकॉज सैम्पल नंबर 2 में कुछ आ गए थे। सो नेपाली टीनेजर गेट्स हीरोज वेलकम आफ्टर सबमिटिंग ऑल 48,000 डर्स। सो आपके जो हाईएस्ट पीक्स है, जिसमें सबसे आपकी हाईएस्ट पीक आपकी माउंट एवरेस्ट है। सो हाईएस्ट पीक्स आपकी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी और इसके अलावा ऐसी 14 और पीक्स है, 14 पीक्स हैं जिनकी जो लेंथ है वो 8,000 मीटर से ज्यादा है।
सो वर्ल्ड में ऐसी सिर्फ 14 पीक्स हैं जो 8000 मीटर से ज्यादा हैं. सो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है नीमा रिंजी शेरपा जो है, he has become the youngest person to summit all 14 of the world's 8000 meter peaks. So again, nothing much to incorporate here. You just have to remember the name of this person because it's an important one-liner. He has become the youngest person to summit all 14 of the world's 8000 meters peaks. If you want to answer in the comment box, you can answer who were the first person to summit the Mount Everest. Okay, so ये आप इसमें आंसर कर सकते हैं. But remember, this is a one-liner, नीमा रिंजी शेरपा. Okay, next is Nile nations agree on water sharing without Egypt's nod. So यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क साइन किया गया है. एक आप इसको ट्रीटी भी बोल सकते हैं कि नाइल रिवर पे आपने एक ट्रीटी बनाई है वाटर शेयरिंग के लिए. नाइल रिवर ट्रीटी नाम दे सकता है हम इसको. रिमेंबर, इट्स डिफरेंट फ्रॉम दिस नाइल बेसिन इनिशिएटिव. ये पुराना इनिशिएटिव है. इसकी जो कंट्रीज हैं, 11 कंट्रीज हैं इसके अंदर में. अब उसमें से कुछ ने नाइल रिवर ट्रीटी साइन करी है. 11 नहीं, सॉरी, 10 कंट्रीज का ये ग्रुपिंग है. 10 कंट्रीज के अंदर में ग्रुप्ड है और इन कंट्रीज ने एक नाइल रिवर ट्रीटी कुछ ने इसमें साइन करा है. और बिकॉज इसके अंदर में रिक्वायरमेंट था कि एटलीस्ट 5 लोग इसको रेटिफाई करने चाहिए, तो 5 लोगों ने रेटिफाई कर दिया. तो ये ट्रीटी जो है अब ये इन्फोर्सिबल हो चुकी है. और यहां पे ये लोग इस पर्टिकुलर नाइल रिवर, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, सो नाइल जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है. देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन नाइल एंड अमेजॉन, बट यूजुअली इट इज योर नाइल जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है प्रेजेंटली आपकी. इसकी सबसे ज्यादा लंबी लेंथ है, 6300 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लेंथ है आपकी. सो यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है. बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल many time you might get confused in 1 or 2 news. So longest river इंडिया की कौन सी है बता सकते हैं. तो इसमें जो नाइल बेसिन इनिशिएटिव है, इसमें जो 5 कंट्रीज मैंने अंडरलाइन करी है, दीज आर द वन जिन्होंने नाइल रिवर ट्रीटी को रेटिफाई किया है. सो दे हैव रेटिफाइड इट. सो बिकॉज इन्होंने रेटिफाई करा है, तो जो नाइल बेसिन इनिशिएटिव की बाकी कंट्रीज हैं उनके ऊपर पे भी कंपलसरी हो चुका है. एज ऑफ नाउ इजिप्ट और सूडान जो है, इन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया. दे हैव सेड नो टू साइनिंग दिस पर्टिकुलर ट्रीटी बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली अपर स्ट्रीम की रिवर्स, अपर स्ट्रीम वाली कंट्रीज हैं. मतलब यहां से रिवर स्टार्ट होती है और फिर इजिप्ट और सूडान में जाके ये फ्लो करती है. सो इन कंट्रीज, ये डाउन स्ट्रीम कंट्रीज हैं, ये अपस्ट्रीम कंट्रीज हैं. तो इन्होंने तो साइन करा, डाउन स्ट्रीम ने नहीं करा है. कीनिया ने अभी तक अपने पेपर्स को वापस रिटर्न नहीं करा है. उसके अलावा एरिट्रिया और आपका कॉन्गो है जिन्होंने भी अभी तक इसको साइन नहीं किया है. सो बट 5 कंट्रीज ने इसको साइन कर लिया है. इस वजह से आपकी जो नाइल ट्रीटी है वो इफेक्टिव हो चुके हैं. उसके अलावा आई वुड से इट्स अ मोर ऑफ अ वन लाइनर. नाइल बेसिन इनिशिएटिव्स या नाइल कंट्रीज का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए. तो ये 10 कंट्रीज आपके नाइल के अंदर में आ जाएंगी. ओके, इंडियन एक्सप्रेस से भी हमारे पास एक न्यूज है. PMLA allows bail for sick and infirm Supreme Court. So it would be a revision for many of you who are regular with the classes. So हम जानते हैं PMLA, Prevention of Money Laundering Act. So mention in the comment box कि ये किस ईयर में आया था. PMLA जो एक्ट है किस ईयर का है. इसके अंदर में आपका बहुत ही फेमस ट्विन टेस्ट है बेल के लिए. बेल का ट्विन टेस्ट है इसके अंदर में. और देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि अगर यहां पे जज को बेल प्रोवाइड करनी है तो उसको 2 टेस्ट को फुलफिल करना होता है. पहला ये है कि देयर शुड बी द केस कि देयर शुड बी प्राइमा फेसाई नो केस. उल्टा हो गया. यहां पे आपको यूजुअली प्रूव करना होता है प्रोसिक्यूशन की प्राइमा फेसाई केस है. यहां पे अगर आपको बेल देनी है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्राइमा फेसाई, या जज को ये कंक्लूसिवली इसको ये श्योर हो जाना चाहिए कि यहां पे प्राइमा फेसाई कोई केस नहीं बनता है. और दूसरा रिक्वायरमेंट है कि यहां पे ये रीऑफेंस नहीं करेगा, कि अगर मैं इसको बेल देता हूं तो ये बाहर जाके टेम्पर नहीं करेगा एविडेंस को, विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की ट्राई नहीं करेगा और फाइनली वापस से ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम नहीं कमिट करेगा. सो ये 2 बहुत ही हार्ड आपके यहां पे कंडीशंस पुट अप करी हुई थी बेल के लिए. ट्विन बेल टेस्ट कह सकते हैं आप इसको, कि प्राइमा फेसाई कोई केस नहीं बनना चाहिए उस पर्सन के अगेंस्ट में. यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस एक्यूज पे आ चुका है कि वो प्रूव करे कि वो टोटली इनोसेंट है यहां पे. और दूसरा कि यहां पे एक कंक्लूसिवली प्रूव होना चाहिए कि ये बाहर जाके रीऑफेंस नहीं करेगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक चीज इसमें करी है कि यस देयर इज अ ट्विन टेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड, बट इन अदर केस आल्सो बेल कैन बी प्रोवाइडेड अगर जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सिक है या इन्फर्म है.
बॉडीली इन्फ्लेम मतलब कि वो खुद से काम नहीं कर पा रहा है, उसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर वो अगर सिक है, बहुत ज्यादा सिक है, तो उस सिचुएशन में बेल प्रोवाइड करी जा सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहां पर ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होती है नहीं होती प्रॉपर। ठीक है, बिकॉज ये बहुत हार्ड कंडीशन होती है, इनको फुलफिल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्या बोला है कि बेल प्रोवाइड करी जा सकती है अगर कोई पर्सन सिक या इन्फेम हो। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको प्राइमा फेसाई केस या रीऑफेंस वाली कंडीशन भी फुलफिल करनी हो। सो एक ये रिसेंट अपडेट है। सो आई जस्ट वांटेड टू कवर कि लीगल रीजनिंग में या जीके में भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यू शुड नो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है यहां पे। ठीक है, सो रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। ओके, सो विद दिस इज द लास्ट न्यूज फॉर टुडे। आपका इसमें कुछ पढ़ने का नहीं, आई थॉट कि आपको भी मैं ये चीज साइंस से रिलेटेड शेयर कर लूं। मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स स्टडी डिफरेंट न्यूज़पेपर, तो आपके एक्सप्लेन पोर्शन के अंदर में आपके इंडियन एक्सप्रेस में ये पर्टिकुलर आर्टिकल है और यहाँ पे ये आपको नई इंफॉर्मेशन मिली है। ऑल्दो इट्स हमारी क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज भी है ये आपके इंडिया में बोला भी जाता है कि कम खाना चाहिए। यहाँ पे आपके वेस्ट के साइंटिस्ट ने भी बाय डूइंग लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स विद माइस, दे हैव आल्सो क्लैरिफाइड कि अगर आप कम खाते हो तो आप ज्यादा जीते हो। सो अगर आप लोग ज्यादा खाते हैं तो प्लीज खाना कम करिए, ट्राई टू ईट लेस बिकॉज इट हैज बीन लिंक टू लॉन्गर लाइफ। बट यहाँ पे इन्होंने क्या चीज थोड़ी सी साइंटिफिक स्टडी में क्या मिला है हमें, तो साइंटिफिक स्टडी में हमें ये मिला है कि कम खाने से, आपका कैलोरी इंटेक कम करने से ऐसा नहीं है कि आपका जो बॉडी है या मेटाबॉलिज्म आपका जो कम हुआ है उसी से, मेटाबॉलिज्म आपका लेस हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उससे ही आपका लाइफ इंक्रीज हुआ। सो यहां पे इस पर्टिकुलर स्टडीज में ये फाइंड आउट करा है कि अगर आप कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा कम कर देते हो फ्रॉम यूजुअल, तो दे एटलीस्ट दे फाउंड आउट इन द माइस कि जो बहुत ज्यादा अपनी डाइट कम कर देते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो एक्चुअल में कम था एज कंपेयर टू जिन्होंने थोड़ा कम ही करा है। ठीक है, सो बहुत ज्यादा कम नहीं करनी है, बट ऑब्वियसली अगर आप कम खाएंगे, यूजुअली आपका पेट भर जाता है, उससे पहले अगर आप स्टॉप कर जाएंगे तो आपके लिए लॉन्गर लाइफ का साइन हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर स्टडी में मिला है एंड देयर दे हैव सेड कि सिर्फ मेटाबॉलिक रिडक्शन से ही आपकी लाइफ इंक्रीज नहीं होती है, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो। तो आप जब ईट लेस करते हो तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बेटर होता है। इम्यून सिस्टम बेटर होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फ्री हो जाता है, इस वजह से भी आपका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज होता है। और इन्होंने इसके लिए कई और भी कई रीजन दिए। आई थॉट कि मैं आपको ये तो बता ही देता हूं कि कम खाएंगे तो आप ज्यादा दिएंगे, ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का एक कंक्लूजन है। ठीक है, ये इन्फरेंस है इस चीज का, सो यू शुड ऑल्सो ईट लेस। ठीक है, okay students, with this we are done with today's daily news analysis. I hope this initiative is being useful for you all. In case you have any doubts, any feedback, you can comment in the comment box. I'll try to answer all of your comments. I'll try to solve all your doubts and queries in the next class whenever we have it. Okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.